नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज का वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे। वर्ण क्या चीज होती है, वर्ण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण की डेफिनेशन। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े ना किया जा सके। उसे क्या कहेंगे भाई? उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या हो गया? वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक क्या नहीं किया जा सके, टुकड़े नहीं किया जा सके। अब बात आती है वर्ण के बारे में। क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण होगी। कौन सी होगी? वर्ण होगी। अब थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करना चाहता हूं, वो होगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, क्या होगी? ध्वनि। मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। इसी ध्वनि को हम लिखित रूप दे दें, तो वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो दूसरी चीज हम यहां लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी भाई? क्या होगी? वर्ण। आपको इसमें अंतर करना है। क्या करना है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या करोगे? वर्ण करोगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो क्या करोगे? ध्वनि करोगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जाए तो क्या करोगे? वर्ण करोगे। मैं थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का अर्थ क्या होता है? अर्थ सहित। क्या होता है? अर्थ सहित इकाई कौन सी होगी? तो आपका आंसर होगा कौन सा? आंसर होगा आपका शब्द। क्या होगा? शब्द। अब बात आती है भाषा की सबसे पूर्णतः इकाई। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाक्य। आपका आंसर क्या होगा? वाक्य। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है? वर्ण होते हैं,
वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य के योग से क्या बनता है? पद्यांश बनता है। वाक्य के योग से क्या बनता है? गद्यांश बनता है। और गद्यांश के योग से क्या बनता है? पाठ, लेसन बनता है। और उसके बाद पूरी बुक बनती है। इस प्रकार अब वर्णों पे अपना टॉपिक चल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, और भाषा की सबसे पूर्ण इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। अब आगे चलते हम वर्णों पे। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण की परिभाषा हमने निकाली। वर्ण की परिभाषा हमने क्या निकाली? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मैं दो चीजें आपके सामने लिखता हूं, एक तो मैंने लिखा क और एक मैंने लिखा क। एक तो हनत सहित है और एक में हनत नहीं है। तो ये क्या है और ये क्या है? जो हनत के साथ आया है उसे बोलेंगे हम क्या? वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। जिसमें हनत नहीं लगा है उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे अक्षर। अक्षर क्यों बोलेंगे? इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है। और जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण आते हैं तो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जिसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अब बात आती है वर्ण के भेद। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण में कौन कौन से आएंगे? वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक हो जाएगा आपका स्वर और एक हो जाएगा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे? स्वर पे। किस पे चर्चा करेंगे? स्वर पे चर्चा करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इनका वर्गीकरण क्या होता है? अलग अलग इन पे चर्चा करेंगे। स्वर की डेफिनेशन क्या होगी भाई? तो हम स्वरों को बोलते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा ए। क्या लिखा? ए को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी? नहीं। किसकी? किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी? नहीं। मैंने लिखा आ, तो इसमें भी हमने आ का उच्चारण आ ही किया। मैंने लिखा क। क को आप बोल के देखो तो इसके लास्ट में ध्वनि किसकी आती है? ए की आती है। क्या होता है? क प्लस ए। माना कि जिनमें स्वरों की सहायता ली जाती है उसे तो व्यंजन कहते हैं, और जो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना हो। अर्थात वे वर्ण जो अपने आप में क्या हो भाई? अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है स्वर हिंदी में होते कितने? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओगे? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और 11 कौन कौन से होते हैं? आप सभी ने, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। हमें
कक्षा में कितने पढ़ाए गए हैं? 13 पढ़ाए गए। तो हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत में 13 होते हैं। मूल रूप से पूछा जाए तो संस्कृत में 9 होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 11 होते हैं। उनकी संख्या 11 होती है। और वो होते कौन कौन से? ए हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, लघु ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, लघु उ हो जाएगा, और दीर्घ उ हो जाएगा, री हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? औ हो जाएगा। इस प्रकार आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। पूछा जाता है हिंदी भाषा में मात्राएं कितनी होती हैं? 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 तो आपका आंसर एक ही होगा। क्या होगा? 10। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इसके अंदर लिखोगे एक ही कोई मात्रा नहीं होती। एक ही कोई मात्रा नहीं होती। कोई मात्रा नहीं होती।